वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है माँ बहुत बुरी हो तुम। यह एक माँ के सफ़र की कहानी है। कितनी अजीब है, दुनिया निरंतर चलती रहती है। अपने अपने समय से दिन आता है, ढल जाता है, रात आती है, चली जाती है। पूरी प्रकृति चलती रहती है बिना आराम के। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, पर इंसान हर दम रुक रुक कर चलता है। अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता और भविष्य के खुशहाल मधुर सपने देखने से वो बाज नहीं आता। जानता है सपने पूरे नहीं होते, फिर भी देखता है यह भ्रम कि आने वाला कल अच्छा होगा। उसकी आज की कड़वाहट कम नहीं कर पाते, पर च्युइंगम पर लगी मिठास की तरह दो पल ही सही मुंह के कसैलेपन को चांद की रोटी बताकर बहलाने वाली माँ की तरह बहला फुसलाकर आगे की जिंदगी जीने के लिए तैयार तो कर ही देती है। हर सुख के साथ दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की इच्छा जगाए रखती है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, पर कभी कभी गाज गिराने के लिए वक्त की सुई पीछे भी घूम जाती है। रिया के वक्त की सुई आज पीछे की तरफ घूम गई, जब बरसों बाद फिर से उसने सुनने को मिला, माँ बहुत बुरी हो तुम। कितना कुछ उधड़ गया था इस एक वाक्य की कैंची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ धड़ा कर निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी जिंदगी। अतीत के झरोके से जब झांकने लगी रिया, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी रिया, एक राजघराने में जन्मी थी। रियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में ताम झाम शाही शानो शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय उसकी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई विराज और रिया हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिन मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफी हाउस में कॉफी की चुस्कियों के बीच सौरभ के साथ कब इश्क परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया था, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 4 साल मनाती रही पिताजी को। बहुत उकसाया सहेलियों ने कि भागकर शादी करने के लिए, पर वो ना राजी थी ना सौरभ। शादी होगी तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब पिताजी राजी हुए तभी हुई इन दोनों की शादी। बस सिर्फ एक साड़ी में बिहा लाए थे स्वाभिमानी सौरभ उसे। पिताजी बहुत कुछ देना चाहते थे, पर सौरभ ने इनकार कर दिया। रिया राजमहल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी। सुदर्शन कदकाठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहेजे शांति प्रिय युवक था उसका जीवन साथी सौरभ। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। सौरभ पढ़ने में बहुत अच्छा था और दूसरों को पढ़ाने में भी। उसने टीचर की जॉब कर ली। शुरुआत में जीवन व्यापन में बहुत समस्या आई। पाई पाई को दान से पकड़ कर रखना रिया की बस की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्चे के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता। महंगी साड़ियां और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर रिया के यहाँ आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब रिया को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझला जाती वो। अपनी झुंझलाहट में सौरभ की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग करने से भी बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता सौरभ पर, क्यों दहेज नहीं लिया? अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर सौरभ का शांत संतुलित व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। वक्त के साथ धीरे धीरे सौरभ के प्रेम ने हर मुटाव को भर दिया। वो खुद भी सौरभ के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़ कर बोलता है तो कमियां भी खूबियां बन जाती हैं। अब जरूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर सौरभ कॉलेज के प्रोफेसर हो गए। बहुत शानो शौकत ना सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की मां रिया का पूरा ध्यान बच्चों को परवरिश पर था। रिया ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पढ़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर उजड़ते देखा था। जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई विराज को तो भी नशे की ऐसी लत लगी कि जीवन तबाह हो गया उसका और उसके पूरे परिवार का। सारा धन, जमीन, जायदाद सब भेंट चढ़ गया था इसी नशे की वजह से। माँ पिताजी को जिंदगी भर अफसोस रहा कि युवराज ने उनकी दी गई आजादी और पैसे का दुरुपयोग किया।
10वीं के बाद विराज को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चरस, गांजा, हेरोइन, जाने कौन कौन से पदार्थों का सेवन करने लगा था वो। बात जब घर तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी ने बहुत कड़ाई की, नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा, पैसे देने से इनकार कर दिया। वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्डन चेन और रिस्ट वॉच तक आधे कीमत पर बेच चुका था। अभी माँ से गहने ले आता तो कभी पिता की पॉकेट खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय भैंस भी बेचकर नशे का जुगाड़ कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमगढ़ उसके पास था कि उनकी गिरफ्त से बाहर निकल ही नहीं पाया कभी। सब विराज के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दुधारू गाय था सबके लिए, सो वह लोग किसी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। माँ बेटे की ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सौगंध देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे रास्ते पर नहीं ला पाए। उनके अंतिम समय में ना पैसा उनके पास रहा, ना संतान ही। माँ पिताजी के हालातों ने उसे भी तोड़कर रख दिया था। वो माँ पिताजी को दिलासा देती, उनके घावों पर मरहम पट्टी करती, कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह भी आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते माँ पिताजी समय से पहले ही बूढ़े हो गए और जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। रिया चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत निराश थी वो भाई विराज के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा, सब कुछ नशे की भेंट चढ़ गया था। विराज का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। भाभी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। विराज ने कब, कहां, किन हालातों में जीवन जिया जानती नहीं थी रिया। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई वो। विराज स्वयं तो हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। विराज की जिंदगी के काले पृष्ठों ने रिया को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। अंदर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने में छुपाकर कठोरता का धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध रखा था। निश्चित समय पर खाना पीना, सोना, पढ़ना और खेलना, किसी भी तरह की कोई गलती उसे बर्दाश्त नहीं थी। विराज की बर्बादी को बहुत नजदीकी से देखा था रिया ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा उदार नहीं रही वो। कभी कभी सौरभ समझाते, सबको एक तुला में नहीं तोला जा सकता रिया। सब बच्चे विराज की तरह आवारा नहीं निकलते। रानी और राजीव को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर रिया प्रतिक्रिया करती, देखो सौरभ, तुम बच्चों के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। माँ मैं हूँ उनकी। उनके भले की खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पा ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपना भला बुरा समझने लगे, बस फिर मैं आजाद कर दूंगी उन्हें। फिर जहाँ चाहे उड़े, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। पर जब तक वह उड़ने लायक नहीं हो जाते, कोई समझौता नहीं सौरभ। मैं ना तो इतनी लच्चर पेरेंटिंग कर रही हूँ कि बच्चे बिगड़ जाएं, ना ही रबड़ पेरेंटिंग कि बच्चे टूट जाएं। मैं उस कुम्हार की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करती है। सौरभ उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते, वो चुप हो जाते। दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते जा रहे थे। रानी और राजीव दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर, पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती, सीमित सी पॉकेट मनी, ना फिल्म देखने की इजाजत, ना ही रेस्टोरेंट में जाने की। जब भी बच्चों को लगता वे दूसरे बच्चों की तरह आजाद नहीं है, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था, तब रानी और राजीव दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, माँ बहुत बुरी हो तुम। रिया इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर तड़फ कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। रिया सोचती, मैं ये सारी सख्तियां तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए तो कर रही हूँ बच्चों। जिस दिन कुछ बन जाओगे, इस माँ की सख्तियों का मर्म समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, तब जान जाओगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोटकर अनुशासन का पाठ पढ़ना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक लजीज डिश वो खुद पकाती,
टिफिन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर ही जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वे लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने भी अवश्य जाते। पर हाँ, वो बेमतलब की फिजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती। बेसिर पैर का गेम शो WWF नहीं देखने देती। बाहर के जंक फूड नहीं खाने देती। आवारा दोस्तों को तो वह पल भर भी टिकने नहीं देती। बच्चों से मेहनत करवाती। एक एक नंबर के लिए PTM में टीचर का सर खा जाती। बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने बिठाती, फिर भले ही खुद भी जागना क्यों ना पड़े। बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक ही तीर निकलता कि माँ बहुत बुरी हो तुम, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। सौरभ भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसलिए उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आए। बच्चों को प्रोग्रेस देखकर वह भी बहुत खुश थे। यह तब की बात है जब रानी कॉलेज में और राजीव 12वीं में था। अचानक हृदय गति रुक जाने से सौरभ उसे छोड़कर चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवाय उसका कोई नहीं था। महीनों बाद जब वो संभली, तब लगा घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश के खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और ऐसा वो हर हाल में नहीं होने दे सकती थी। थोड़ी सी कोशिश और सौरभ के दोस्तों की सिफारिश से उसे सौरभ की कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साए की बेहद जरूरत थी, सौरभ उन्हें छोड़कर चले गए थे। रिया ने तब जी तोड़ कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी ना रहे। नौकरी और घर दोनों दूरियों को साधती हुई आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चली जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नजरें टिकी थी। पुरुषार्थ का परिसाद भी मिला उसे। रानी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर उसी के साथ पढ़ने वाले चिराग से शादी। राजीव ने इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया उसे। लगभग 2 सालों से वो वहीं है। रिया खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वो पुराने सारे गम भूल चुकी थी। अब बुढ़ापे की और बढ़ते हुए शरीर के साथ एकाएक ही रहना खलता जरूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन सरकते जा रहे हैं, यही कम है क्या। दिन कॉलेज में निकल जाता है और रात किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति चिराग से झगड़ा कर उसके पास चली आई, तो उसके जिस्म पर आकाश की तमाम बिजलियां मानो एक साथ ही गिर पड़ी थी। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसने एहसास हुआ कि यह सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है, जहां छोटी छोटी बातों को उसकी रानी ने इशू बना लिया था। रिया जानती है छोटे मोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप घर छोड़कर चले जाओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर ताउम्र स्नेह सहेजना मुश्किल। दिल का ताड़ बना लेना किसी समस्या का हल नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से हर समस्या की समाधान निकाला जा सकता है। रिया ने प्यार से समझाया रानी को, देखो रानी, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, किसी को स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने दो, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम पति से बेमतलब लड़ झड़क कर मेरे पास रहने चली आओ। अपनी गलती को गलती ना मानो। बिफर गई थी रानी और कहने लगी, जानती हो माँ, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म भी नहीं देखने देती थी तुम। कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी टोका टोकी चालू हो जाती थी। पर अब तो मैं खुद कमाती हूँ, तब भी क्या अपनी पसंद से नहीं जी सकती? पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सी बियर क्या ले ली मैंने उस दिन। पूरे 2 दिन तक बात नहीं की उसने मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचारों का होने के बावजूद इतना दकियानूसी निकलेगा मेरा पति चिराग। और तुम कहती हो कि वहीं चली जाऊं वापस। तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? रानी ने पांव पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ रानी, इसलिए कह रही हूँ सही रास्तों का चुनाव ही सही मंजिल पर ले जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी जगह अगर शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, भड़काऊ वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। चिराग तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है?
अगर वो तुम्हारी परवाह ना करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम जानती हो मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा डालकर उसका हित करे। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करके हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या की समाधान नहीं होता मेरी बच्ची। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात होती रहती है, पर उस छोटी सी बात को जीवन भर हावी होने देगी तो जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस को नहीं जीता जा सकता, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखी मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूं किसी कैद खाने में? मैं आजाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। रानी ने रिया का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा। घर कोई कैद नहीं होता रानो। पंछी चाहे जितनी लंबी उड़ान भर ले, शाम को थककर अपने घोंसले में ही लौटता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो रानी। अनुशासन विहीनी समंदर सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तो तुम रहने ही दो बेटा। मैं जिंदगी अभी आराम से ही जी रही हूँ, मुझे सहारे की जरूरत नहीं। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद आऊंगी। तब चाहो तो नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से रानी के चेहरे के मानोभावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए रिया ने कहा। रानी ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। माँ, तुम बहुत बुरी हो। कहते हुए रानी सूटकेस में कपड़े डालते हुए चिराग को फोन करने लगी तो रिया ने चैन की सांस ली। महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसा स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती वो? एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहरा दे। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूँ बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है। सोचते हुए रिया अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाती हुई मुस्कुरा दी। दोस्तों, ये थी कहानी एक माँ के सफर की। माँ बनना बहुत मुश्किल है, ये सफर बहुत ही मुश्किल है, पर कभी कभी हमें भी अपने माता पिता की रोक टोक पे गुस्सा बहुत आता है। स्पेशली माँ जब आपको हर चीज के लिए टोकती है, हर चीज के लिए देखती है, पर एक वक्त के बाद ही हमें सारी बातें समझ में आती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी समझ आई हो, इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो, अपनी माँ को समझा हो। तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सीख सके, सुन सके, समझ सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपने क्या समझा? क्या आपकी मम्मा भी रोक टोक बहुत करती हैं? तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।